नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त एनडीटीवी इंडिया की टीम हम लोग मौजूद हैं जोधपुर में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक खास तरह की प्रतिमा है, एक इसकी कहानी है। राजा सर प्रताप सिंह जी इनका नाम है। क्यों इनकी पूजा हो रही है, क्यों इनके ऊपर माल्यार्पण किया गया है, ये पूरी कहानी हम आपको तफसील से इस बुलेटिन में आगे बताएंगे। पर जैसा कि हम राजस्थान में चुनावी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं और दोनों तरफ से कांग्रेस और भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आज गृह मंत्री अमित शाह नागौर में थे, तो कल खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ जोधपुर से होके गए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई खेल बिगाड़ सकता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं दोनों पार्टी के बागी। कांग्रेस के करीब 2 दर्जन बागी और भारतीय जनता पार्टी के करीब 30 के बागी, 30 के आसपास बागी चुनावी मैदान में हैं। नामांकन का आखिरी दिन पर्चे वापस लेने का 9 तारीख का है। अब ये 50-55 बागी जो खड़े हुए हैं, दरअसल इनके पास सत्ता की चाबी है और ये सत्ता की चाबी हो सकता है कि नई विधानसभा में किसकी सत्ता बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो इन बागियों के हाथ में रह सकती है अगर 9 तारीख तक अपनी अपनी पार्टियों ने इन लोगों को शांत नहीं कराया, इनको नहीं बिठाया। तो अगले 48 घंटे में इनको मनाने का, इनको ललचाने का, इनको डराने का हर तरह का दौर यहाँ राजस्थान में चलने वाला है। क्योंकि ये जो बागी हैं, जो छोटी मोटी पार्टियों से, चाहे आरएलपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, उससे टिकट लेकर खड़े हो गए हैं। अब बड़ा क्रिटिकल फेज में चुनाव आ चुका है। इन सब के बीच में जैसे कि मैंने कहा कि अमित शाह आज नागौर में थे, उनकी बड़ी रैली हुई और पूरी रैली में वो गहलोत सरकार की खामियां गिनाते रहे। करप्शन की बात की उन्होंने, सरकार की खामियों की बात की आपने। एक तरीके से बीजेपी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है चुनाव में कि गहलोत सरकार करप्ट सरकार है, गहलोत सरकार के दौर में पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी ये भी नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि गहलोत सरकार ने न सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दिया बल्कि कोई कार्रवाई भी नहीं की। और यही नैरेटिव की बात करते हुए अब बड़े केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की। उन्होंने भी यही कहा कि ये सरकार करप्ट है और करप्शन से राजस्थान की जनता त्रस्त आ गई है और अब वक्त आ गया इनको जवाब देने का। तो काउंटर और उसके एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन साथ साथ चल रहे हैं। शेखावत क्या कह रहे हैं, उसके जवाब में अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। पेपर लीक के घोटाले की जांच हो, जल जीवन मिशन जहां हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, उसमें जो घोटाला रहा उसकी जांच हो। राजस्थान की सरकार अगर इतनी पाक साफ थी तो दिल्ली पुलिस एक्ट का सेक्शन 6 नोटिफिकेशन विड्रॉ क्यों किया था कि सीबीआई आकर के कहीं जांच नहीं कर ले। ये तो दुर्भाग्य से प्रिडिक्टिव, दुर्भाग्य उनका और जनता का सौभाग्य कि प्रिडिक्टिव ऑफेंस दर्ज हो गया और उसके बेस पर ईडी ने कार्रवाई की। अगर राजनीतिक विद्वेष होता, महज राजनीतिक विद्वेष होता तो 16 किलो सोना पकड़ा जाता, करोड़ों रुपए पकड़े जाते। ये पकड़े जाने क्या उनको बचने का अवसर प्रदान करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या चुनाव बीतने का और उस जो है भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित की गई अकूत संपदा को चुनाव जीतने के लिए उपयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए? ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इनके स्टार प्रचारक के रूप में किसी घर में घुसना बिना कोई क्राइम के, वो बड़ा क्राइम है। आप घुस गए, पूछे ही नहीं, बयान नहीं लिए दो ताशा जी के। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, मुझे चिंता हुई नहीं है, ये तो निपट जाएंगे, देख लेंगे, कानून अपना काम करेगा। जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रही है देश के अंदर, जिसके कारण मेहुल चौकसी या विजय माल्या या नीरव मोदी देश भाग के बैठे हुए, लंदन बैठे हुए हैं, क्या नए नीरव मोदी या विजय माल्या पैदा नहीं हुआ देश के अंदर, या है नहीं? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस खत्म हो गए देश के अंदर? क्या कभी सुना आपने बीजेपी के एक नेता के यहाँ छापे पड़े हों? देश देख रहा है इनको। सुना आपने, अशोक गहलोत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं काउंटर पलटवार में कि बीजेपी के साथ एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके ज़रिए चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी कह रही है करप्ट है और ये कह रहे हैं एजेंसियों के इस्तेमाल के ज़रिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी नैरेटिव के बीच में आज कांग्रेस पार्टी के 7 ज़िलों के लिए, 7 अलग अलग इलाकों के लिए 7 बसें रवाना हुई हैं, जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी है अपने अपने संभागों में इन बसों के ज़रिए प्रचार प्रसार करने की। लेकिन ये जो 7 गारंटियां अशोक गहलोत की हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन देने की बात हो, चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे अंग्रेज़ी मीडियम की शिक्षा की बात हो, चाहे पैसे देने की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली देने की बात हो, ये बीजेपी का कहना है कि इन गारंटियों से कुछ होने वाला नहीं है। अशोक गहलोत 5 साल यहाँ रह चुके हैं,
तमाम गारंटी की बात करते रहे हैं और इन गारंटियों में वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो गारंटियों पर भी राजनीति शुरू हुई है। सुनते हैं शेखावत बनाम गहलोत को। जिन्होंने 5 साल पहले किसान के कर्ज माफी की गारंटी दी थी और वो गारंटी फेल हो गई, जिन्होंने इन युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी, वो फेल हो गई। उल्टा रीट की चोट पड़ी। जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां फेल हो गई हो, उनकी गारंटियों पर दोबारा कोई विश्वास करेगा क्या? राजस्थान सरकार की खुद की योजना पिछले 10 साल से चल रही है कि मेरिट में आने वाले और एक निश्चित प्रतिशत से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। 84,000 बच्चे पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो दे नहीं पाए। 10 गारंटी दी, वो लागू हो गई है, तभी तो लोगों को विश्वास जमा है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है हमारे लिए। लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई है। 10 के नाम आपको देख लीजिए, उनकी गारंटी हो गई, लागू हुई नहीं हुई है, मालूम पड़ेगा आपको। चुनाव के बाद ही गारंटी इसीलिए नई गारंटी दी गई है कि जब विश्वास जम गए लोगों को, जो कहते वो करती सरकार। इतनी 7 गारंटी नहीं बताई है, सरकार आएगी तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा और भी कई गारंटी होगी, कई वादे होंगे मैनिफेस्टो के अंदर। तो काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से चल रहे हैं। नेताओं की बातें तो हम आपको सुनाते ही रहते हैं, पर जब हम यहाँ मौजूद है राजस्थान में, तो सोचा कि जनता के पास जाना चाहिए, जनता क्या सोचती है। यही सोचते हुए आज मैं जोधपुर से निकला और गया जोधपुर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक बिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिलाड़ा जिसका नाम है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया हमने। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसकी खासियत है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जीता हुआ उम्मीदवार यहाँ से काट दिया है, उनको हटा के एक नए उम्मीदवार को वहाँ से टिकट दिया। अब वहाँ पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमको लग रहा था, लेकिन जब वहाँ ज़मीन पे पहुँचे और लोगों से बातचीत की, वो चौपाल में आपको सुनवाता हूँ। उस बातचीत में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो बिलाड़ा के लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मुकाबला इस सीट पर कम से कम बिलाड़ा में आमने सामने का नहीं है। तो रिजर्व सीट में क्या चल रहा है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, आइए सुनते हैं इस चौपाल में। नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। जोधपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर है हम। महादेव मिष्ठान भंडार नाम है। बिलाड़ा विधानसभा सीट ये लगती है। नमकीन मिल रहा है, ख़ास बात है मावा यहाँ मिल रहा है, और बताते हैं कि इस मावा को खाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ चल के आते हैं। और इस जगह पर बैठ के काफ़ी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी चर्चाएं करते रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस जगह पर आएँ और हम भी जनता से जानें कि इनके मन में क्या चल रहा है। पंचायत सज चुकी है, लोग बाग बैठे हुए हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये किसको देखकर वोट करेंगे। देखिए नमकीन का स्वाद लिया जा रहा है। आप लोगों ने मीठा खा लिया कि नहीं खा लिया? मावा खाया? तो मावा अच्छा लगा कि नमकीन अच्छा लगा? मावा। अच्छा, इस सीट पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए, जब आप वोट डालते हैं तो क्या देख के वोट डालते हैं? पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, अपनी समस्याओं को देखते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी भी देखते हैं, समझिए सब चीज़ देख के देते हैं, विचार करके वोट। तो इस बार विचार में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? मोदी जी की बीजेपी, उसकी वजह अच्छी है, देश को अच्छा करता है, देश को सुधार करता है। 300 सीटें हटाई, राम मंदिर बनवाया, और पहली जिन टाइम चुनाव तो राजस्थान का हो रहा है, राम मंदिर तो यूपी में बन रहा है। देखो सब सोचते हैं हम तो, उधर की सब सोच के वोट देते हैं। विचार तो सब करना पड़ता है। तो लोकसभा का चुनाव थोड़ी है, विधानसभा का चुनाव तो है। वही बात आगे होगी, शुरुआत तो इधर से होती है। तो पिछली बार कांग्रेस जीत गया था यहाँ पे। वो देखो लहर थी, लहर में जीत जाती है। ये तो जो कुछ चीजें वही है जो बाद में वही नहीं सब। आपके हिसाब से क्या चल रहा है राज्य में? बिल्कुल, मैं तो पिछली सरकार में हीरालाल जी का काम तो शून्य था, काम था ही नहीं। इस बार हम युवा तो आरएलपी को सपोर्ट करें। पिछली बार भी बिलाड़ा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट किया था। आरएलपी की बात कर रहे हैं, बेनीवाल साहब की जो पार्टी है। बिल्कुल, बेनीवाल जी का विजन है टोल मुक्त राजस्थान हो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, किसानों को एक कर्ज माफ हो, और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लोगों को न्याय मिले, और थाने कोर्ट कचहरी में जाए तो लोगों को सम्मान मिले। और एक बात तो हम और आप जानते हैं कि बेनीवाल साहब की पार्टी अपनी स्तंभ पे तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकती, तो किसके साथ जाएगी फिर आगे जाके?
विधानसभा में किसका सपोर्ट करेगी? नहीं आगे तो क्या पता नहीं, पर अब की बार किंग मेकर बेनीवाल जी की पार्टी रहेगी, आरएलपी। किंग मेकर तो रहेगी, किंग कौन रहेगा? अब किंग मेकर तो देखो सीटों किंग पर। रहेगा कि क्वीन रहेगी? नहीं नहीं, किंग किंग बिल्कुल। आपके मन में क्या है? हम बीजेपी हैं सर, आप भी बीजेपी वाले हैं? पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और उनको भी वोट देते तो ये पिछली बार कांग्रेस कैसे जीत गई थी यहाँ पे? हैं। जीत के उसमें कुछ कमियां रह गई थी हमारी टीम की, कुछ कमियों की खामियाजा हमने भुगतना पड़ा हो। आप कार्यकर्ता हैं, आप खुद बोल रहे हैं बीजेपी के, तो आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन बने? बीजेपी का ही बनेगा। कौन? अब वो तो देखो सिंबल। आपके मन में क्या है? आप नहीं, तो उस- कार्यकर्ता हैं, आप नहीं खुद बोल कार्यकर्ता सकते हैं, आपको थोड़ी क्या करना है? मालूम है, लेकिन वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अपनी कितनी सीटें आती है उनके बहुमत के हिसाब से तो बनाएंगे। रानी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? रानी बनेगी तो ज़्यादा आसार तो उनके ही हैं, मैडम ही बनेगी। हाँ, मतलब वसुंधरा जी के ना। हाँ बीजेपी तो जैसे अभी खिलाड़ियों में जो अपने बीजेपी के सांसद ने खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, वो भी सांसद बीजेपी के थे। और बीजेपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, ईडी इनका कुछ कर नहीं सकती, एक पार्टी पर ही ईडी कार्रवाई करती है। क्यों ना मोदी जी इनके खुद के सांसदों की और या मंत्रियों की जांच करवाई जाए, जैसे कोई ईडी के दायरे में आ जाए। एक ही पार्टी की क्यों करवाते हैं? आपको लगता है ऐसा करते हैं मोदी जी कि सिर्फ ईडी जो है अपने विरोधियों की जांच करती है? हमारे मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं की है। वो तो बोल रहे हैं, वो आपके बोले सामने वो बैठ के बोल रहे हैं। जो उनके मन की बात है वो बोले। हमारे मन में अपन को विश्वास है मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। हिटलरलाल जी के उनको काम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पूरा एरिया उनके नफरत करने लगे तो उनका टिकट कट गया था। नहीं, अब मैं वापस आता हूँ। जो हम दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, हाँ ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करते, मोदी जी आते हैं तब। नहीं, मैं मानता हूं कि चलो मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं करते, पर मोदी जी के 200 सांसद क्या पवित्र है? एक पे भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, क्यों नहीं करवाते? अगर वो सही है तो अपने मंत्रियों की जांच क्यों नहीं करवाते? किसकी जांच करवानी है आपके हिसाब से? कौन भ्रष्ट है, किसकी जांच करानी चाहिए? जैसे ब्रजभूषण है, उन पे अभी आरोप लगे थे। खिलाड़ियों ने 376, 307, 302 की धारा लगाई थी, उनमें अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ब्रजभूषण को हटाना चाहिए था, ऐसे पद से हटाना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। ये आप लोग को लगता है कि ब्रजभूषण को हटाना चाहिए था? बीजेपी को उनको रख के गड़बड़ कर दी? नहीं, वो तो पार्टी समझती है और पार्टी के हिसाब से डिसीजन लेती है। मतलब उनकी साख पर, पार्टी की साख पर बट्टा नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को साथ लेके चल रहा है? नहीं, वो तो गलत होता तो उनके ऊपर वो होता ना कार्रवाई। गलत ही नहीं किया उन्होंने, ये कह रहे हैं ब्रजभूषण ने गलत ही अभी नहीं किया। थोड़े दिन पहले वो भौरी देवी चलो वाला ब्रजभूषण कांड हुआ। छोड़ो, हमारे शेखावत है, हाँ। जोधपुर से ही आते हैं। संजीवनी सोसाइटी के अंदर लोगों ने, किसान परिवार ने पैसे इकट्ठा करके जमा करवाए हैं, हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। वो सही हुआ क्या? वो भी तो सांसद है ना बीजेपी के, और वो भी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोटे तौर पर तीन बड़ी पार्टियां हैं इस सीट पर बिलाड़ा में। कांग्रेस का खैर सिटिंग विधायक है, लेकिन सिटिंग विधायक को पार्टी ने बदल दिया है इस बार। बीजेपी के लोग भी हमको दिखाई दे रहे हैं, आरएलपी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बेनीवाल साहब की पार्टी है। इस इलाके में काफ़ी धीरे धीरे करके मजबूत हो गई है, कई जगहों पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है पार्टी। कांग्रेस के नेता यहाँ पर, ये जो बिलाड़ा है, जोधपुर का रूरल का इलाका है, जोधपुर शहर से हम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इस सीट पर नहीं मिलता है। तो चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, चाय की चुस्कियों के साथ चुनाव की चर्चा चल रही है। नतीजा क्या होगा ये तो इनमें से ही तय करेंगे, लेकिन कम से कम इस चौपाल में कांग्रेस का कोई व्यक्ति, कांग्रेस का कोई समर्थक मुझे नहीं मिला है। तो अशोक गहलोत साहब, अगर आप इसको देख रहे हैं तो बिलाड़ा में आपको होमवर्क करने की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए। तो बिलाड़ा की रिपोर्ट देखिए आपने। बिलाड़ा से लौट के हम लोग वापस जोधपुर आ गए हैं। जोधपुर की इस कचहरी भवन में मैं हूँ। इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। पीछे जो प्रतिमा आपको दिख रही है, जूम इन कर रहे हैं मेरे सहयोगी जेवियर, ये प्रताप सिंह जी हैं, सर प्रताप सिंह जी। इनकी बेहद दिलचस्प कहानी है। ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग जोधपुर में हैं, जोधपुर के कचहरी भवन में मौजूद हूँ। पीछे मेरे सर प्रताप सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है। कोर्ट परिसर में प्रतिमा लगती हैं बहुत लोगों की, लेकिन इस प्रतिमा की पूजा होती है, अर्चना होती है। दिन में 2 बार, सुबह होती है, शाम को होती है। और प्रतिमा की पूजा अर्चना क्यों होती है, क्यों की जाती है, कौन करता है, ये जानने के लिए आपको ये बेहद दिलचस्प कहानी दिखाते हैं, जो जोधपुर के रंग को और रंगीन कर देती है। जोधपुर कचहरी में जिस देवता की पूजा हो रही है, उनका नाम है सर प्रताप सिंह। ये अंग्रेजों के जमाने में भारतीय फौज में अफसर थे। उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया
और बाद में जोधपुर राजघराने के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जोधपुर में कचहरी बनवाई और इन्हें यहाँ न्याय का देवता कहा जाता है। लोग मानते हैं कि अगर कोई फाइल अटकी पड़ी हो और किसी मामले में फैसला ना आ रहा हो तो सर प्रताप सिंह की प्रतिमा के आगे वो फाइल रखने से मामला जल्दी निपट जाता है। कोई भी क्लाइंट है वो जीतने और मुकदमा हारने के लिए, जीतने के लिए बाप जी के ऊपर प्रसादी चढ़ाता है और इन्हीं के बाप जी के भरोसे, और परिणाम भी है। हम सब यहाँ इतनी हमारी आस्था है कि हमें बाप जी की कृपा मिलती है और हमें आशीर्वाद भी मिलता है। ये क्या है कि भूमिया जी है तो भूमिया जी के सिगरेट भी छड़ती है, अफीम भी छड़ता है, शराब भी छड़ती है। जोधपुर के देख लो ना आप, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक विभाग, अधिवक्ता और कई क्लाइंट वगैरह आते हैं तो पहले यहाँ दाता को नमन करते हैं, उसके बाद में कोर्ट में प्रवेश करते हैं। कानूनी मामले का जल्दी निपटारा होने पर यहाँ श्रद्धालु प्रसाद के रूप में शराब, सिगरेट, फूल मालाएं और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। कोर्ट में एंटर होते हैं ना तो ये मतलब हम रोज यहाँ ही आते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ताकि दिन अच्छा जाए। और यहाँ का ये है कि कोई भी काम अगर करवाना हो तो पहले यहाँ कोई बेल लगानी होती है तो भी सबसे पहले मैं यहीं आता हूँ और मेरा काम हो जाता है। सर प्रताप सिंह की दिन में 2 बार आरती होती है। उनके यहाँ वकीलों, पुलिस अफसरों और अफसरशाहों का तांता लगा रहता है। सुबह अपने दफ्तर जाने से पहले सर प्रताप सिंह का आशीर्वाद लिया जाता है। किसी कचहरी में, और वो भी किसी पूर्व शासक की पूजा होना अजीब सी बात भले लगे, लेकिन सर प्रताप सिंह ने अपने दौर में समाज की कुरीतियों जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज और दहेज प्रथा को खत्म करने के काफी प्रयास किए। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थान खोले, जिनमें चौपासनी स्कूल शामिल है। ये कचहरी और इस कचहरी में लगी ये प्रतिमा हिंदुस्तान में शायद अनोखी है और अजूबी है। इसीलिए आज भी हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कौतूहल का विषय है कि किसी प्रतिमा की मूर्ति के माल्यार्पण होना, उसकी पूजा होना, और पूजा ही नहीं होना, बाकायदा उस पर पैसे चढ़ते हैं, उसकी रखरखाव किया जाता है। और एक आश्चर्य की बात आपको और बताऊं, इसमें सिगरेट भी चढ़ती है, क्योंकि ये सिगरेट, शराब, अफीम का जो नशा होता है वो भी इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, वो भी चढ़ावे के तौर पर यहाँ आता है। वो तस्वीर कुछ हमको मिली भी है, वो शायद इस रिपोर्ट में आपको देखने को भी मिलेंगी। तो यहाँ जोधपुर से अपने सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और वीजे जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी के लिए। तो आज फिलहाल मेरे साथ राजस्थान में से राज्यों की जंग में इतना ही, लेकिन राजस्थान के चुनावी रंग आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।